ये स्टैंजा 5 वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लास्ट लाइंस भी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो बातें कही गई हैं हम उसे समझें। ये भी पर्सनल है, पर्सनल फीलिंग्स हैं पोएट के। और शैली कहते हैं वेस्ट विंड से। देखिए, फ्लूट है या कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लायर तारों वाला एक वाद्य है और उसमें म्यूजिकल साउंड्स निकलती हैं। और जब वेस्ट विंड जंगलों में से गुजरता है तो वो क्या करता है, फॉरेस्ट को वेस्ट विंड एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है। तो साएं साएं पेड़ों की आवाज सुनाई पड़ती है। तो वो जो साई साई की आवाज जंगल में से जब वेस्ट विंड गुजरता है तो जो आवाजें आती हैं वो दुख भरी आवाजें हैं। उसी तरह से पोएट वेस्ट विंड से कहता है कि मुझे तुम लायर बनाओ या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाओ और मेरे थ्रू जब तुम गुजरोगे तो मेरे अंदर से भी तुम्हें वही पतझड़ की आवाज सुनाई पड़ेगी, दुख की आवाज सुनाई पड़ेगी। कवि को लगता है कि उन्होंने जीवन में इतने दुख देख लिए। मेक मी दाई लायर, तुम मुझे अपना वाद्य बना लो। मेक मी दाई लायर, तुम मुझे अपना वाद्य बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे तुमने जंगल को अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रखा है और जब तुम जंगलों से गुजरते हो तो साई साई की आवाज चलती है। देखिए, हम बांसुरी लें और उसके जो होल्स हैं उस पर हम उंगली चलाते हैं और हम उसके अंदर ब्रीथ करते हैं, फूंकते हैं तो साउंड निकलता है ना। उसी तरह से जंगल जो है उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानकर वेस्ट विंड जब जंगलों के बीच से गुजरता है तो जंगल में से भी जो साई साई की आवाज आती है वो दुख भरी आवाज ही होती है। इसलिए कवि कह रहे हैं मेक मी दाई लायर, मुझे भी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो और मेरे अंदर से गुजरो, मेरे ऊपर से गुजरो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे तुम जंगल को अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाकर उसके बीच से गुजरते हो तो दुख भरी आवाज सुनाई पड़ती है। वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, जैसे जंगल के पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, जैसे जंगल के पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं वैसे आप समझ लो कि मेरे भी पत्ते झड़ ही रहे हैं। कहने का मतलब है कि कवि बहुत दुखी है। द पोएट इज वेरी वेरी डीपली अनहैप्पी। ही फील्स एज इफ द ऑटम ऑफ हिज लाइफ हैज कम। कवि को लगता है जैसे उनके जीवन का ऑटम सीजन आ गया है, अब कहीं ग्रोथ नहीं है, अब तो सब बिखरने लगा है। The tumult of thy mighty harmonies, tumult, confusion, तूफानी आवाज। जब वेस्ट विंड चलता है हु करता हुआ जंगल के बीच से तो वो जो ट्यूमल्ट, तूफानी आवाज, हु की आवाज जो विंड की सुनाई पड़ती है, हमारा पोएट कहता है आप जंगल में से गुजरो तो जो आवाज आएगी वो ही मेरे अंदर से भी आपको आवाज मिलेगी। द ट्यूमल्ट, द नॉइज, द लाउड कंफ्यूज्ड साउंड्स ऑफ दाई माइटी हार्मनीज, आपका प्रभावशाली स्वर, वेस्ट विंड का साउंड, वेस्ट विंड का स्वर, विल टेक फ्रॉम बोथ, बोथ कौन है, फॉरेस्ट से भी और मेरे अंदर से भी आपको सेम स्वर सुनाई पड़ेगा। विल टेक फ्रॉम बोथ, फॉरेस्ट से भी और मेरे अंदर से भी आपको सेम स्वर सुनाई पड़ेगा। अ डीप
ऑटमनल टोन, गहरा पतझड़ का स्वर, अ डीप ऑटमनल टोन, गहरा पतझड़ का स्वर सुनाई पड़ेगा। जंगल के बीच में से वेस्ट विंड गुजरे तो जो तूफानी आवाज सुनाई पड़ेगी दुख भरी, वो आवाज कवि कह रहे हैं वेस्ट विंड से कि मेरे अंदर से भी आपको सुनाई पड़ेगी, पतझड़ की आवाज सुनाई पड़ेगी। स्वीट दो इन सैडनेस, दुख भरी आवाज परंतु उसमें भी मिठास होगा। स्वीट दो इन सैडनेस। और पोइट कह रहे हैं वेस्ट विंड से, बी दाउ स्पिरिट फियर्स, फियर्स प्रभावशाली, स्ट्रॉन्ग, डरावना सा, अथॉरिटेटिव। तो वेस्ट विंड प्रभावशाली है, रॉबीला है, फियर्स है, डरावना सा है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मूवमेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आवाज है उसकी। तुम मेरे स्पिरिट बन जाओ। स्पिरिट बेसिकली एरी है, वेस्ट विंड एयर ही तो है, विंड ही तो है। तुम मेरे एरी स्पिरिट बन जाओ। बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, मेरे भी स्पिरिट तुम ही बन जाओ, मेरे भी प्राण तुम ही बन जाओ। बी दाउ मी इम्पेटुअस वन, इम्पेटुअस, अभी जो सोचा किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। इम्पेटुअस, किसी से सलाह मशवरा कुछ नहीं, तुरंत सोचा, स्पॉन्टेनियसली उस काम को कर दिया, किसी का कहना वहना नहीं मानना। तुम इम्पेटुअस हो, मनमौजी हो, तुम मेरे स्पिरिट बन जाओ ताकि मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, पूरे सृष्टि के ऊपर मेरे विचार, मेरे मन के विचारों को उड़ाकर ले जाओ। जैसे धरती पर सूखे पत्तों को उड़ाकर ले जाते हो, वैसे मेरे मन के सारे विचारों को पूरे सृष्टि के ऊपर उड़ाकर ले जाओ। इनमें जो बेकार है खत्म हो जाएंगे और जो काम की हैं वो आगे जाकर वो विचारधारा को जन्म दे देंगी। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, मेरे विचारों को पूरी सृष्टि के ऊपर फैला दो। लाइक विदर्ड लीव्स, सिमिली, सूखे पत्तों की तरह, विदर्ड, सूखे पत्तों की तरह। टू क्विकन अ न्यू बर्थ, देखिए सूखे पत्ते किसी को जन्म नहीं देंगे, पर उन सूखे पत्तों की आड़ में कुछ बीज भी थे। फर्स्ट स्टैंजा में, पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में सूखे पत्तों की आड़ में बीज भी थे। वेस्ट विंड ने तो पत्तों को भी गिराया और बीज को भी गिराया। पत्ते तो काम के नहीं है, पर बीज जमीन पे अंदर चले जाएंगे, कुछ समय के अंतराल के बाद फूट पड़ेंगे। तो वो जो सीड्स हैं which lie under the ground, they remain there for an interval of time and then they spring up. उसी तरीके से कवि के मन के विचार, उसमें कई विचार मान लीजिए काम के नहीं है, पर उन्हीं विचारों की आड़ में हो सकता है कोई एक आधा विचार ऐसा हो जो आगे जाकर विचारधारा बन जाए। तो ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, मेरे विचारों को, डेड थॉट्स को डेड लीव्स की तरह तुम पूरे सृष्टि पर फैला दो। लाइक विदर्ड लीव्स, मेरे डेड थॉट्स जो विदर्ड लीव्स की तरह हैं, पर जैसे डेड लीव्स के बीच में सीड्स थे, वैसे मेरे डेड थॉट्स के बीच में हो सकता है कोई काम का विचार हो। टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जो आगे जाकर किसी विचारधारा को जन्म दे दे। एंड बाय द incantation of this verse
और मेरे इस कविता के उच्चारण के साथ इनकैंटेशन, टू रिसाइट, रेसिटेशन, बांचना ऑफ दिस वर्स, क्या पता मेरी इस कविता के माध्यम से तुम मेरे किसी ऐसे विचार को आगे बढ़ा दो जो आगे जाकर विचारधारा बन जाए। स्कैटर, बिखेर दो, एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, फायर प्लेस, जहां पर आग लगी है, आग जलाई जाती है गर्माहट के लिए वगैरह वगैरह, वहां आग बुझ गई पर पूरी तरह से नहीं बुझी, राख राख दिख रहा है पर उसके बीच थोड़ी बहुत चिंगारियां हैं। अनएक्सटिंग्विश्ड, जो पूरी तरह से बुझी नहीं है। हर्थ, एशेस एंड स्पार्क्स, एशेस, राख जो किसी काम के नहीं है, जो डेड थॉट्स की तरह है, जो फर्स्ट स्टैंजा के डेड लीव्स की तरह है। स्पार्क्स, चिंगारी, चिंगारी उस विचार की तरह है जो आगे जाकर विचारधारा को जन्म दे सकती है। चिंगारी उस बीज की तरह है जो आगे जाकर फूट जाएगी। तो ये कंपैरिजन है, एशेस, राख, डेड थॉट्स, डेड लीव्स, स्पार्क्स, चिंगारी, थॉट जो यूजफुल है और बीज की तरह। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, मेरे शब्दों को तुम फैला दो पूरे मानव जाति के बीच। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ। अनअवेकन्ड अर्थ क्या होता है? अपन ने देखा था फर्स्ट स्टैंजा में कि कोई भी नया विचार 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहले कोई विचार इंट्रोड्यूस होता है, पर अभी तो लोग सो रहे हैं, उनके समझ में नहीं आती। कई 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 साल बीत जाएंगे, फिर अरे कितनी बड़ी बात कह गया, ये समझ में आता है। तो अभी तो धरती वाले अनअवेकन्ड हैं, सुप्त अवस्था में हैं। दे आर स्लीपिंग, दे आर नॉट येट अवेक, दे आर नॉट रेडी टू रिसीव दिस थॉट। हो सकता है धरती के लोग अभी इस नए विचार को स्वीकारने की स्थिति में नहीं है, कोई बात नहीं, तुम मेरे विचारों को फैला दो। बी थ्रू माई लिप्स, मेरी इस कविता के माध्यम से तुम फैला दो टू अनअवेकन्ड अर्थ। भले धरती के लोग अभी मेरे विचारों को स्वीकारने के लिए रेडी नहीं है, फिर भी तुम एक ट्रम्पेट की तरह, बिगुल की तरह एक भविष्यवाणी करो। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, तुम एक भविष्यवाणी करो धरती के लोगों के लिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, आशावादी, ऑप्टिमिज्म के लिए। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम का, कि अगर आज सर्दी आ गई है तो क्या पीछे पीछे बसंत नहीं आएगा? क्या ये कुदरत का नियम नहीं है कि सर्दी आई, सर्दी के बाद बसंत भी आना है? तो सर्दी दुखों का प्रतीक है, बुरे समय का प्रतीक है, और स्प्रिंग नई ताजी चीजों का प्रतीक है, उम्मीद का प्रतीक है, होप का प्रतीक है। इसलिए कवि प्रोफेसी, भविष्यवाणी कर रहे हैं दुनिया वालों के लिए कि आज समय कितना ही कठिन हो, आज कितनी परेशानियां हो, कल बसंत का आना जरूर होगा। क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि समय एक चक्र की तरह चलता है और बुरे के पीछे पीछे अच्छा जरूर आता है। तो विंटर के पीछे पीछे स्प्रिंग जरूर आएगा। मानव जाति के लिए गोल्डन एज आएगा, एक सुनहरे युग का आगमन होगा। इस भावना के साथ कवि ने इस पोएम को कंप्लीट किया।